हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ऑडिटिंग में स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स पोजीशन इन रिलेशन टू इंटरनल चेक, यानी कि आंतरिक निरीक्षण के संबंध में वैधानिक अंकेक्षक की क्या स्थिति होती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जो हमने इससे पहले देखा था कि आंतरिक निरीक्षण होता क्या है, इससे पहले हमने देखा था कि आंतरिक निरीक्षण क्या होता है और आंतरिक निरीक्षण की भिन्न भिन्न जो व्यावसायिक व्यवहार होते हैं उनके रिगार्डिंग आंतरिक निरीक्षण की कैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है वो हमने देखा था। मेन चीज़ जितनी भी हमने प्रक्रियाएं समझी थी सामग्री के संबंध में या श्रम के संबंध में या नगद लेन देन के संबंध में, उनके अंदर मेन एक ही चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है। वो एक चीज़ क्या है जो इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि कोई भी एक कार्य, कोई भी एक प्रक्रिया अगर एक कर्मचारी के हाथ में रहती है तो उससे स्वतंत्र रूप से किसी दूसरे कर्मचारी द्वारा जांचा जाए। एक ही प्रोसेस, एक ही जैसे नगद लेन देन से संबंधित सभी व्यवहार एक ही व्यक्ति के हाथ में ना हो, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के हाथ में हो, जिससे कि एक व्यक्ति के कार्य की जांच दूसरे व्यक्ति द्वारा हो जाए आवश्यक रूप से। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आंतरिक निरीक्षण के संबंध में वैधानिक अंकेक्षक की क्या स्थिति होती है। ये एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन के अंदर पूछ ले कि आंतरिक निरीक्षण के संबंध में वैधानिक अंकेक्षक की स्थिति के बारे में बताइए कि आप क्या समझते हैं उसके बारे में, उसका पूरा विवरण दीजिए। तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है आंतरिक निरीक्षण के संबंध में विवरण की प्राप्ति। कभी भी जब भी वैधानिक अंकेक्षक अपना कार्य शुरू करेगा तो वो जो संस्था के अंदर जो आंतरिक जो निरीक्षण है वो चल रहा होता है, उसके बारे में क्या करेगा, उससे संस्था प्रधान से उसके विवरण की प्राप्ति करेगा, यानी रिपोर्ट लेगा कि किस प्रकार कौन सी प्रक्रिया के अंदर किस प्रकार की आंतरिक निरीक्षण की प्रक्रिया वो अपना रहे हैं। सामग्री के संबंध में कौन सा आंतरिक निरीक्षण अपना रहे हैं, श्रम के संबंध में कौन सा आंतरिक निरीक्षण अपना रहे हैं, नगद लेन देन के संबंध में कैसा कर रहे हैं, फुटकर रोकड़ के संबंध में कैसा कर रहे हैं, ये सारी विवरण की प्राप्ति वो उनसे कर लेगा। अब सेकंड आता है आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की जांच। जब उसे पता चल जाएगी कि इस प्रकार की आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अपनाई जा रही है संस्था में, तो वो उसकी जांच करेगा और जांच करके देखेगा कि वो सही है, उचित है, नहीं है, किस प्रकार की है। जहाँ पर नीचे इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस किया है कि आंतरिक निरीक्षण की जांच के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर दिया है लेखी की सत्यता का ज्ञान। इसके अंदर मेन इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि जो भी लेखी संस्था के द्वारा लिखी जा रही है वो सत्य है कि नहीं, इसका ज्ञान होता है। उसे आंतरिक निरीक्षण अगर वो करता है तो वो देखते हैं कि वो जो लेखे बनाए गए संस्था के द्वारा वो सही है या नहीं है। जांच की सीमा निर्धारित करना। इसके अलावा जब आंतरिक निरीक्षण की प्रक्रिया की वो जांच करेगा तो वो देखेगा कि उसको अपनी जांच का दायरा कितना रखना है, किस प्रकार की जांच करनी है, विस्तृत करनी है या संक्षेप में करनी है। वो सारी सीमाओं को निर्धारण करने के लिए वो आंतरिक निरीक्षण की जाँच करेगा। जांच की किस्म निर्धारित करना, किस प्रकार का आंतरिक निरीक्षण संस्था के अंदर प्रयोग लाया गया, उसके आधार पर वो अपने जांच की किस्म का निर्धारण करेगा। छल कपट व अशुद्धियों के अवसर मालूम करना, वो देखेगा, अंकेक्षक देखेगा कोई लूप होल्स ऐसे नहीं है, कहीं पर कुछ ऐसा लूज पॉइंट तो नहीं है जहाँ पर छल कपट और अशुद्धियाँ होने की संभावनाएं हैं, और इसके बेस पर वो प्रबंधकों को क्या करेगा, सलाह देगा। अब यहाँ पर ये डिस्कस किया एक और टॉपिक कि आंतरिक निरीक्षण की जांच के तरीके कैसे क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि उद्देश्य क्या क्या हैं, और फिर जब वो उद्देश्य को निर्धारण कर लेगा कि वो तो उसके आधार पर किस प्रकार से जांच करेगा वो अंकेक्षक डिसाइड करेगा। और यहाँ पर जांच के काफ़ी तरीके हैं, तो मेन हम यहाँ देखते हैं कि परीक्षात्मक जांच या टेंटेटिव रिव्यू। इसके अंदर क्या करेगा, वो संक्षिप्त जांच करेगा, कंपनी के कार्यकर्ताओं से प्रश्न पूछ लेगा, सामान्य रूप से कोई निरीक्षण कार्य कर लेगा, सरसरी तौर पर लेखांकन की जो प्रक्रिया वो देख लेगी कि किस प्रकार की प्रक्रियाओं का यूज़ किया है, कोई रिपीटेशन नहीं है, और जो मानक है, जो स्टैंडर्ड तय किए गए लेखाकर्म के वो अपनाए गए कि नहीं अपनाए गए, इस तरह की चीज़ें देखेगा। आंतरिक नियंत्रण प्रश्नमाला तैयार करके इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरी, यानी वो सिंपली एक पेपर के अंदर क्वेश्चंस लिख देगा जिसके आंसर हाँ या ना में या फिर कोई संक्षिप्त रूप में किसी प्रकार के उत्तर दे सकते हैं जो संस्था के कर्मचारी है, संस्था के संस्था प्रधान है आदि। तो जो क्वेश्चनरी है वो क्या होगी, प्री डिफाइंड होगी, पहले से बनाई हुई होगी, और उसके आंसर्स जो एम्प्लॉयज़ और संस्था के जो आंतरिक जो कर्मचारी हैं वो उसको आंसर करेंगे। उसके बेस पर वो जांच, जो भी आंतरिक निरीक्षण है उसकी जांच हो जाएगी।
सी पॉइंट हमारा पूछताछ करके, इंक्वायरी करके। वही संस्था के यहाँ पे क्वेश्चन यदि वो लिखवा कर ले रहे हैं, यहाँ पे पूछताछ मौखिक रूप से पूछताछ कर सकता है वो संस्था के प्रबंधकों से, संस्था के जो कर्मचारी हैं उनसे, और विभिन्न प्रक्रिया में जो भी प्रबंधक लगे हैं उन सबसे। इस प्रकार पूछताछ के द्वारा आंतरिक निरीक्षण कर सकता है, आंतरिक निरीक्षण प्रक्रिया की जाँच कर सकता है वो। भौतिक निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना। भौतिक निरीक्षण किस प्रकार से करेंगे? भौतिक रूप से वो प्रेजेंट होके या फिर कोई भी सैंपल्स के तौर पर किसी भी कोई आंकड़े लेके उसके आधार पर वो क्या ऑब्जर्वेशन करे। प्रपत्र एवं लेखी की जांच, जो भी जो प्रक्रिया है उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, जो वाउचर्स लगाए गए हैं, बिल्स लगाए गए हैं, बीजक लगाए गए हैं, उन सब की जांच के आधार पर भी वो आंतरिक निरीक्षण प्रक्रिया की जांच कर सकता है। इसके अलावा स्मरण पत्र और चार्ट्स बनवाकर संस्था के अंदर किस प्रकार की प्रक्रियाएं यूज़ ली गई है आंतरिक निरीक्षण की, वो प्रबंधकों से एक प्रकार से चार्ट बनवा ले सिंपली तौर पे कि कितनी स्टेजेस में प्रक्रियाएं होकर गुजरी हैं, किस किस हाथ में कार्य होकर गुजरा है, उसे ब्रीफ नॉलेज मिल जाएगी जो संस्था के अंदर जो आंतरिक निरीक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई है उसके बारे में। थर्ड टॉपिक है हमारा यहाँ पर आंतरिक निरीक्षण पर अंकेक्षक की निर्भरता। यहाँ पे मैंने एक लाइन अंडरलाइन की है, इसे ध्यान से देखना ज़रूरी है। ये लाइन क्या है? आंतरिक निरीक्षण की अच्छी प्रणाली अंकेक्षक के कार्य को कम करती है लेकिन उसके उत्तरदायित्व को नहीं। इस बात को यहाँ पर हाईलाइट किया है, ध्यान देने की बात है। यहाँ पर आंतरिक निरीक्षण अगर किसी संस्था में अपनाया गया है तो अंकेक्षक के ऊपर निर्भर होता है कि वो उस आंतरिक निरीक्षण पर किस प्रकार से और कितनी मात्रा में निर्भर रह सकता है। लेकिन अगर कोई अंकेक्षक आंतरिक निरीक्षण पर निर्भर रहने के आधार पर अपने किसी कार्य को सीमित करता है तो उससे उसके जो उत्तरदायित्व वो कम नहीं होते हैं, इससे उसका कार्य ही कम होता है, उत्तरदायित्व नहीं। अगर वो आंतरिक निरीक्षण पर निर्भर होकर कोई कार्य करता है और बाद में ये पता चलता है कि वो उसने पूर्ण रूप से आंतरिक निरीक्षण पर वो निर्भर रह गया है और कोई कार्य में उसकी कोई लापरवाही हो गई है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार है, ना कि आंतरिक निरीक्षण की प्रक्रिया। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, ये अंकेक्षक पर स्वयं पर निर्भर है कि वो किस मात्रा तक निर्भर रहे आंतरिक निरीक्षण की प्रक्रिया को। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हाँ, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है। इंडियन कंपनी, भारतीय जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसमें ये बताया गया है कि धारा उसकी 138 में कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को विशेष महत्व दिया गया है। मतलब आंतरिक निरीक्षण जो प्रक्रिया है उसको एक स्थान दे दिया गया है कि किस रूप में और किस प्रकार के आंतरिक निरीक्षण प्रक्रिया अपनाना आवश्यक ही है किसी संस्था के लिए। फोर्थ पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल के जो विचार है वो यहाँ पर बताए गए हैं कि अंकेक्षक को आंतरिक नियंत्रण की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए उसका अध्ययन और मूल्यांकन करना चाहिए, जो हमने पहले डिस्कस किया कि आंतरिक निरीक्षण प्रक्रिया की जांच करनी चाहिए। इसके बाद अंकेक्षण प्राविधियों का स्वभाव, सीमा और समयानुकूलता निर्धारित करना चाहिए। आंतरिक निरीक्षण प्रक्रिया किस प्रकार की है, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया किस प्रकार की है, वो उसके आधार पर जो अंकेक्षक है वो अपने कार्यविधि की स्वभाव और सीमा निर्धारित करेगा। थर्ड पॉइंट में यह दिया है अंकेक्षक को देखना चाहिए कि जिस आंतरिक नियंत्रण पर वह विश्वास कर रहा है वह पूरे समय प्रभावशाली रहा है या नहीं। फोर्थ टॉपिक है यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट है यदि अंकेक्षक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर विश्वास कर सकता है तो वह सामान्यतः कम विस्तृत अंकेक्षण प्रक्रिया अपनाएगा। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, यदि अंकेक्षक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर विश्वास कर सकता है तो सामान्यतः कम विस्तृत अंकेक्षण प्रक्रिया अपनाएगा और अपने कार्य को सीमित भी कर सकता है। वो अगर उसे लगता है कि वहाँ पर आंतरिक निरीक्षण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो जो आंतरिक निरीक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई है वो एनएफ है, यानी पर्याप्त है अपने जो उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है उसके लिए। तो आज का जो टॉपिक है यहीं ख़त्म होता है। अब इससे आगे जो टॉपिक है आज वीडियो होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आंतरिक अंकेक्षण क्या होता है। आंतरिक निरीक्षण के बारे में हमने यहाँ पर सब कुछ पढ़ा है, अब इसके आगे हम आंतरिक अंकेक्षण के बारे में आगे पढ़ेंगे।